एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेके थोड़ी टेंशन में हो और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रीवियस ईयर करें, तो आप बिल्कुल सही प्लेस पर आए हो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जैन का पेपर। एंड इससे पहले मैंने सारे जो सीबीटी मोड में पूछे गए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो मैं ऑलरेडी इंग्लिश के कवर कर चुकी हूँ। पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लेलिस्ट है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप चेकआउट करिएगा एंड जितने भी वीडियोस हैं सारे प्रीवियस ईयर जरूर करिएगा इंग्लिश के लिए। तो चलिए फिर अब हम अपने इस सेशन को फाइनली शुरू करते हैं। काफी अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आइए देखते हैं कि क्या लेवल है और क्या आंसर्स होने चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर अब हम। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अ लर्नर इन अ विलेज इन द स्टेट ऑफ झारखंड नोज हर मदर टंग एंड हिंदी the language of home and her neighborhood. She learns English in school. Which of the languages come under language acquisition and which of the languages come under language learning? तो language acquisition और language learning से एक बहुत ही सिंपल सा पेडागोजिकल क्वेश्चन आया हुआ है कि एक स्टूडेंट है झारखंड के किसी स्टेट का, विलेज का, जो कि अपनी मदर टंग और हिंदी को जानता है और वो सीख रहा है किसको, वो जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश को सीख रही है। तो यहाँ पर कौन सा लर्निंग में आएगा और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्विजिशन में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है मदर टंग एंड हिंदी कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या मदर टंग और हिंदी जो है वो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आती है? तो पहले तो आपको लैंग्वेज एक्विजिशन पता होना चाहिए। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है कि वो लैंग्वेज जिसको आप नेचुरली बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट्स के, जिस भाषा को आप प्राकृतिक तरीके से अपने आसपास, अपने परिवार, अपने नेबरहुड से, अपने नेचुरल सराउंडिंग से जिस भाषा को आप बोलना और पढ़ना सीख जाते हो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। तो अर्जन जो है, क्या यहाँ पे मदर टंग होगी? बिल्कुल, हम अपनी मदर टंग को भाषा अर्जन से ही सीखते हैं, यानी हम उसे अर्जित करते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट्स और रूल को समझने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इसीलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो मदर टंग है या जो हिंदी है जो वो बच्चा अपने विलेज से ही जानता है, तो ये एक्विजिशन का पार्ट है। दूसरा है इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि शी लर्न्स इंग्लिश इन स्कूल, वो स्कूल में इंग्लिश सीख रही है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है उसकी, जो इंग्लिश है यानी टारगेट भाषा, जो सेकंड लैंग्वेज है उसको वो सीख रही है। तो लर्निंग क्या होता है, जो आपका कॉन्शियस होता है। ठीक है, क्या होता है लर्निंग? हमारा कॉन्शियस होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि जहाँ पे आप रूल्स को समझते हो, जो हमारा फॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मल है और कॉन्शियस है, रूल को हम सीख रहे हैं और यहाँ पे बच्चा एक्टिवली उस चीज में पार्टिसिपेट करता है जो भी सीखता है। तो इंग्लिश क्या है, उसकी लर्निंग के अंदर आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है अभी तक वो दोनों सही है। थर्ड है हिंदी कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग, तो ये गलत है। यहाँ पर हिंदी उसकी लैंग्वेज लर्निंग में नहीं आ रही है। ऑल द लैंग्वेजेस कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन, सो विच दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जो उसकी हिंदी है या जो उसकी मदर टंग है वो है एक्विजिशन, और लर्निंग क्या होती है, जो वो स्कूल में सीख रही है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता होना चाहिए कि एक्विजिशन और जो लर्निंग है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरल है, अपने घर की भाषा, अपने रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग जिसको हम सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज जब हम सीखते हैं नेचुरली सीखते हैं, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस सीखते हैं, उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। और उसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टिपिकल पेडागोजिकल सीक्वेंस टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है अगेन कि आपको बताना है कि अगर बच्चों को लिखना सिखाना है, टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू राइट, सो विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रक्चर
इन द लर्निंग ऑफ राइटिंग ऑन एनीथिंग, ठीक है, जब आप उनको लिखना शुरुआत समय में सिखाते हो तो क्या ऐसा है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है गेट स्टूडेंट्स टू राइट लेटर्स विद स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्स। सेकेंड है गेट स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक शेप्स। एंड थर्ड है कि गेट स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड एंड राइट लेटर्स मल्टीपल टाइम्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लग रहा है आपको, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होगा बच्चों को अगर लिखना सिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट में जब हम सिखाते हैं कोई भी चीज तो हम उनको सबसे पहले रीडिंग अलाउड करने के लिए तो नहीं देंगे, है ना, ये सबसे अंतिम स्टेप है। तो स्टेप नंबर थर्ड जो है वो थर्ड हो गया। ओके, तो अब आप देख लो कि थर्ड वाला कहाँ पर है। तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही डिलीट हो गया एंड ये वाला भी डिलीट हो गया, बिकॉज तीसरा जो स्टेप है वो हम सबसे लास्ट में अपनाएंगे। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक होगा। तो पहले हम उनको स्पेसिफिक शेप्स बोलेंगे या हम उनको पहले कर्व्स एंड लाइंस बताना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम उनको स्पेसिफिक शेप्स देंगे, जैसे मैंने उनको कोई शेप्स दे दी इस तरह से, ऐसे करके मैं उनको बहुत सारी शेप्स दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनको स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे हम स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं। अगर मुझे ए फॉर एप्पल सिखाना है, बी फॉर बॉल सिखाना है, तो मैं कर्व्स लाइंस और स्ट्रेट लाइन इस तरह के मैं उनको देना स्टार्ट करूंगी। तो पहला स्टेप है कि हम उनको स्पेसिफिक शेप बताएंगे, दूसरा स्टेप है स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स बताएंगे, और तीसरा स्टेप है कि हम उनको बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वर्ड वॉल इज अ सेट ऑफ वर्ड्स रिटन और प्रिंटेड इन द लार्ज फॉन्ट एंड पेस्टेड ऑन अ क्लासरूम वॉल in the visible manner. So which of these literacy concepts or skills cannot be taught using a word wall? अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। इसमें कहा गया है कि एक वर्ड वॉल को यूज किया है। वर्ड वॉल क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जो शब्द है, जो प्रिंटेड या जो रिटन जो फॉन्ट है उसको हम क्लासरूम में लगा देते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे शब्द हैं उनको क्या करते हैं, हम क्लास में लगा देते हैं। तो अब आपको बताना है कि अगर मैंने कोई वर्ड वॉल लगाया, मैंने बहुत सारे रिटन वर्ड्स एंड बहुत सारे प्रिंटेड जो फॉन्ट वाले वर्ड्स हैं उनको मैंने पेस्ट कर दिया, तो इनमें से क्या है जिसे मैं नहीं सिखा सकती हूँ यूजिंग वर्ड वॉल। फर्स्ट है अवेयरनेस ऑफ स्पेलिंग पैटर्न्स। क्या मैं स्पेलिंग पैटर्न सिखा सकती हूँ? तो बिल्कुल सिखा सकते हैं ना। अगर मान लो मैंने वर्ड वॉल पे 4 वर्ड लिख दिए हैं, जैसे मैंने टेबल लिख दिया, मैंने चेयर लिख दिया, मैंने स्कूल लिख दिया, मैंने होम लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि स्पेलिंग तो मैं उनको सिखा सकती हूँ, बिल्कुल सीखेंगे बच्चे स्पेलिंग। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग फोनिक रूल्स। क्या बच्चे फोनिक रूल को समझेंगे? फोनिक रूल क्या होता है कि एक वर्ड का फोनोलॉजी क्या है, ठीक है। जैसे आप देखोगे ना, जब आप डिक्शनरी देखते हो या जब आप किसी वर्ड को गूगल करते हो तो उसमें ना उसका प्रोनाउंसिएशन आता है कि इस वर्ड को कैसे बोलना है। तो हम वर्ड चार्ट में भी सिखा सकते हैं, वर्ड वॉल में भी हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे जो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनका मीनिंग है, जैसे मैं बोलूँ इमेजिन, ठीक है, तो ये एक रूट वर्ड हो गया, ठीक है, जिसमें मैं अनइमेजिनेबल करके मैं एक वर्ड लिख सकती हूँ। अन हो गया एक रूट वर्ड, इमेजिन एक रूट वर्ड हो गया, तो ये भी रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें क्या बताना है कि हम क्या नहीं सिखा सकते। तो आई थिंक प्रोनाउंसिएशन वुड नॉट बी द बेटर आइडिया कि हम उनको प्रोनाउंसिएशन ही सिखाना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वर्ड वॉल से वो स्पेलिंग सीख सकते हैं, वो वर्ड्स को समझ सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करवाने के लिए हमें स्पीकिंग की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर इसका क्या बनेगा? बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग टेंस फॉर्म्स टू ग्रेड 5 स्टूडेंट्स अ टीचर सेट अप अ पेयर एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर ना एक क्लासरूम में टीचर ने सबसे पहले तो उनको टेंसेस सिखा दिया, मतलब टेंसेस के फॉर्म्स जो होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो सिखाया, और एक एक्टिविटी टीचर ने दी। Student A takes a piece of text in simple present tense from a book and conveys it to student B in past tense। यानी कि एक स्टूडेंट A ने स्टूडेंट B को क्या किया, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट किया किसी भी सेंटेंस को। इसी तरह B ने किसको किया, आगे वाले स्टूडेंट्स को किया, गेस करना था उनको।
ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें ये जो एक्टिविटी पूरी हो रही है इसमें कौन सी एक्टिविटी का या कौन से उसको टीचर ने यूज किया है। ठीक है, तो एक बारी आप प्लीज वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। पूरी तरह से मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़िए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पीस ऑफ टेक्स्ट की बात हो रही है, यानी कि रिटन फॉर्म की बात हो रही है, और बच्चों को क्या बोला गया है, गेस करने के लिए बोला गया है, और कन्वर्जन करने के लिए बोला गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी स्पीकिंग और राइटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। तो ये जो है ये है स्वाइन्स आउटपुट हाइपोथेसिस थ्योरी। ठीक है, तो पहली बार ये क्वेश्चन सीटेट में आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो स्वान्स का आउटपुट हाइपोथेसिस थ्योरी था, इसका मतलब ये था कि जो हमारी आउटपुट स्किल्स होती हैं, जैसे कि राइटिंग और स्पीकिंग जो होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में या किसी भी लैंग्वेज के कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next year, teacher conducts a pair work activity in class 4 and asks students A to be the waiter and student B the customer, and ask each pair to carry out a conversation. So this activity provides the least opportunity to improve. अब देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और है कि फोर्थ क्लास के बच्चे को टीचर ने एक एक्टिविटी कराई, एक बच्चा बन गया वेटर, एक बच्चा बन गया कस्टमर। अब यहाँ एक कन्वर्सेशन चल रही है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इम्प्रूव नहीं होगा। फर्स्ट है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अगर बच्चे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो क्या बच्चों की एक्सप्रेशन में क्लैरिटी होगी क्या? बिल्कुल होगी ना, ये इसको बोलेगा ये इसको कुछ बोलेगा, तो कन्वर्सेशन में या एक्सप्रेशन में क्लैरिटी आएगी। फिर है एक्टिव लिसनिंग। क्या ये एक दूसरे की बात को सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, बिना सुने रिप्लाई तो नहीं करेंगे, यानी कि इनकी लिसनिंग भी यहाँ हो रही है। सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या बच्चे? बिल्कुल करेंगे, ये कुछ बोलेगा फिर ये इसको रिप्लाई करेगा इंग्लिश में, यानी एक सेंटेंस तो ये जरूर कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने तरीके से। लेकिन वोकैबुलरी इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वोकैबुलरी मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस कन्वर्सेशन आपने कन्वर्सेशन उनको करा दी तो वो बहुत सारे शब्दों को तुरंत सीख जाएंगे। ठीक है, सो वोकैबुलरी ऐसा है जो कि बहुत कम होगा, यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव जो है वो वोकैबुलरी कम होगी। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these would be the most apt to teach visualization to students। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा एप्ट है। एप्ट का मतलब होता है जो सबसे उपयुक्त है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? APT का मतलब होता है जो उपयुक्त हो, जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है विजुअलाइजेशन को बताने के लिए? विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो दृश्यीकरण होता है, यानी बच्चा खुद से किसी चीज को विजुअलाइज करे, उसको सोचे, वो उसको दृश्य एक इमेज बनाए अपने मन में, दिमाग में। ठीक है, सो व्हाट लोकेशन डू यू थिंक दिस स्टोरी टुक प्लेस इन? लुक एट द इमेज गिवन इन द टेक्स्ट एंड टेल मी व्हाट यू सी। तो सबसे ज्यादा दृश्यीकरण कहाँ आएगा, स्पेशल एबिलिटी उसकी कहाँ आएगी? जो दार्शनिक है, जो स्थानिक सोच है, जो गार्डनर की थ्योरी में भी आपने पढ़ी होगी, तो वहां पे आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? इसका रीजन है कि अगर मैं किसी बच्चे को कहती हूँ कि व्हाट लोकेशन डू यू थिंक दिस स्टोरी टुक प्लेस इन, मतलब मान लो कि किसी बुक में कोई स्टोरी थी, किसी बुक में कोई स्टोरी थी, उस स्टोरी में लोकेशन नहीं दिया हुआ था, और मैं बच्चे को कहती हूँ कि जरा सोच के बताओ कि ये स्टोरी कौन से लोकेशन पे हुई होगी, तो बच्चा भी क्या करेगा? उसको सोचेगा, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो अपना एक दृश्यीकरण लगाएगा कि अच्छा शायद स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लोकेशन में हो सकता है स्टोरी किसी महल की हो सकता है स्टोरी किसी दूसरे विलेज की हो। तो ये क्या है कि विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि वो लोकेशन को सोचे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज फॉर अ टीचर टू डेवलप इन्फरेंस मेकिंग इन स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज है बच्चों की इन्फरेंस मेकिंग को बढ़ाने के लिए। इन्फरेंस मेकिंग का मतलब होता है कि जो बच्चे अनुमान लगा रहे हैं एक तरह से, या अपने आधार पे इन्फरेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो चार ऑप्शन है। फर्स्ट है व्हाट प्लेस यू हैव यू बीन इन टू दैट इज सिमिलर टू द वन इन द स्टोरी, which person you know is likely to react in the same way as the character in the story, pick an imagery of the story and use it in a sentence of your own, या फिर watch this video based on the story we read and describe the setting in your own words। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसको मैं कह सकती हूँ। इन्फरेंस मेकिंग कहाँ पे बच्चे की सबसे ज्यादा आएगी, तो इन्फरेंस क्या होता है, रीडिंग का एक पार्ट है जहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज के आधार पे कुछ अपने आप से एक हाइपोथेसिस बनाता है, या वो एक मीनिंग को निकालता है बेस्ड ऑन हिज और हर प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे बच्चा इन्फरेंस बनाएगा, इन्फरेंस करेगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपना एक अंदाजा या अनुमान लगाएगा उस कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर यूजिंग स्कैफोल्डिंग। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि स्कैफोल्डिंग का स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। मतलब जब भी हम टीचिंग में स्कैफोल्डिंग करते हैं, यानी कि स्कैफोल्डिंग जब हम एक सपोर्ट, एक सहारा देते हैं बच्चों को, एक इनपुट देते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो स्कैफोल्डिंग का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। चार ऑप्शन है, आपको नेगेटिव वाला बताना है। वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, तो देखते हैं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो स्कैफोल्डिंग में फर्स्ट ऑप्शन है कि आस्क स्टूडेंट्स टू लिसन टू अ पॉडकास्ट एंड शेयर टू न्यू वर्ड्स दे लर्न थ्रू इट, या फिर वो रीड कर रहे हैं, या फिर आस्क स्टूडेंट सेवरल सिंपल क्वेश्चंस ओरली। तो देखो स्कैफोल्डिंग मतलब होता है कि आप किसी भी तरह से उनको इनपुट दे रहे हो, एक सपोर्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे आपने बच्चों को शॉर्ट पोएम दे दी, उनको बिगिनिंग में कुछ दे दिया पढ़ने के लिए, यानी कि आपने उनको एक सपोर्ट दिया। फिर बच्चों को आपने ओरली क्वेश्चन पूछा और समराइज करने के लिए बोला, यहाँ भी आप उनको एक सपोर्ट दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, ठीक है। ए नहीं है कि आप जो बच्चों ने नए शब्दों को लर्न किया उसको बच्चे सुनाएंगे, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे ए वाला नहीं होगा कि बच्चे खुद से ही किसी पॉडकास्ट को सुन के वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। स्कैफोल्डिंग सिंपली क्या है, जब आप उनको टीचिंग में या लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक इनपुट, हिंट, सपोर्ट या सहारा किसी भी प्रकार से देते हो। जैसे आपने ओरली क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उनको एक वर्ड की लिस्ट दे दी, उनको 2 मिनट बोलने के लिए दे दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग कैन बी एनीथिंग, स्कैफोल्डिंग जो है वो हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज फॉलोज द डिडक्टिव मेथड टू टीच प्रेपोजिशंस टू स्टूडेंट्स। अब किसी किसी क्लास में अगर प्रेपोजिशन टीचर पढ़ा रहा है तो डिडक्टिव तरीका प्रेपोजिशंस को पढ़ाने का क्या होगा। तो डिडक्टिव मेथड क्या है, जो आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो, जनरल टू स्पेसिफिक जाना, या फिर रूल टू एग्जाम्पल की तरफ जाना, ठीक है। यानी कि आप पहले ही रूल को, सिद्धांत को, कंसेप्ट को बच्चों के सामने रख देते हैं, आप उनको पहले ही जनरलाइज कर देते हैं, देन बच्चे उसको अप्लाई करते हैं यूजिंग एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आप देख लो क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ यूजिंग प्रेपोजिशंस। तो ये बिल्कुल ठीक है, ए वाला करेक्ट हो गया कि भाई आप पहले उनके जितने भी प्रेपोजिशन के जो रूल्स होते हैं उनको आप एक्सप्लेन कर दोगे, मतलब आपने पहले जनरलाइज कर दिया, एंड उसके बाद आप उनको स्पेसिफिक एक एक एग्जाम्पल से समझाओगे। तो इस जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, डिडक्टिव है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया आइडियली बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू स्टडी 2 or more languages in high school. What is this language?
इन एजुकेशन स्ट्रैटेजी नोन एज। अब बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट मैं इसको कहूँगी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है, इस बार भी ज़रूर आएगा। तो कहा गया है कि ये जो लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी का नाम क्या है। कभी कभी सिंपल पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी क्या है, या कभी कभी पूछ लेगा कि बच्चे मदर टंग में शुरू कर रहे हैं पढ़ना और उसके बाद वो मूव कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा भाषाओं की तरफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज किया जा रहा है। मदर टंग में अपनी स्कूलिंग को वो स्टार्ट करेगा प्राइमरी से, जो भी है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है, उसके बाद वो अन्य भाषाओं की तरफ जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है डैश फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। इनमें से क्या है जो कि बच्चों के लिए ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग कंसिडर किया जाएगा, यानी कि पढ़ने के लिए सबसे ऑथेंटिक जो एक सोर्स है, रिसोर्स है, वो क्या है। लेटर्स, टेक्स्ट बुक्स, लिटरेचर या डिक्टेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो है वो सबसे रिलायबल रिसोर्स है, सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स रीडिंग के लिए माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सिखाने के क्रम में सबसे इफेक्टिव असेसमेंट टूल भाषा में क्या है। रिटन टेस्ट, डिक्टेशन, असाइनमेंट और ऑब्जर्वेशन। तो पहली बात, असेसमेंट पूछा गया है जब टीचर ऑनगोइंग आकलन कर रहा है, ठीक है, जब टीचर एफए कर रहा है, फॉर्मेटिव कर रहा है, असेसमेंट ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, लगातार कर रहा है, तो सबसे इफेक्टिव क्या रहेगा, वहाँ ऑब्जर्वेशन करना ही रहेगा। रिटन टेस्ट जो है वो आपके इवैल्यूएशन का पार्ट आ जाता है और एफसे का पार्ट है ज़्यादातर। डिक्टेशन भी बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं है। सबसे अच्छा क्या है, टीचर ऑब्जर्व करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से ऑब्जर्वेशन करे, पार्टिसिपेंट करे, नॉन पार्टिसिपेंट करे, नेचुरल करे या स्ट्रक्चर्ड करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच अ कॉमन फीचर ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश इज द यूज ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फुलफिल्स द पर्पस ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट। अब आपको बताना है कि इसमें से ऑथेंटिक टेक्स्ट को हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑथेंटिक टेक्स्ट को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं पढ़ाते समय। तो इनमें से कौन सा जो है पर्पस होता है ऑथेंटिक टेक्स्ट का, या एग्जाम्पल क्या है ऑथेंटिक टेक्स्ट का। ऑथेंटिक टेक्स्ट क्या है, कोई नेचुरल हो सकता है, कोई चीज आप कोई नेचुरल सामग्री को यूज कर रहे हो पढ़ाते समय, ठीक है। तो रूल शीट्स होगा नहीं, रूल शीट्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऑथेंटिक में। फूड मेन्यू होगा किसी रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट है, बिकॉज दिस इज मोर नेचुरल रिसोर्स टू टीच। मतलब अगर मैं किसी फूड मेन्यू को बताऊं, जैसे मान लो मुझे बच्चों को फूड का कंसेप्ट सिखाना है ना, तो वहां मैं क्या कर सकती हूँ, एक मेन्यू ले जाके फूड आइटम्स बता सकती हूँ किसी रेस्टोरेंट का कि भाई ये देखो ये हमें फूड आइटम्स मिलते हैं। या मान लो मुझे स्पेशलिटी बतानी है कि कौन कौन सी क्यूजीन्स होती हैं, मुझे बताना है कि कौन कौन सी अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड होता है, तो मैं एक मेन्यू ले जाके उनको दिखा सकती हूँ। तो ये क्या है, मोर नेचुरल है। ऑथेंटिक टेक्स्ट में क्या आ सकता है, जैसे कोई मैगजीन हो गया, कोई न्यूज़पेपर में लेके चली गई कटिंग, कोई मैं जैसे फूड मेन्यू लेके चली गई, कोई एडवर्टीजमेंट था वो मैं लेके चली गई, कोई पैम्पलेट था वो लेके चली गई। इस तरह के जो आइटम होते हैं वो हमारे ऑथेंटिक टेक्स्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन टूल्स वुड बी द बेस्ट सूटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑनलाइन टूल है जो कि बेस्ट सूटेड है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको जरूर देखिए क्या होना चाहिए। देखो सिंपल पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स कोई स्ट्रक्चर है, उसको अगर मुझे सिखाना है तो मैं उसको कैसे सिखाऊंगी, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई बहुत सारी, जैसे मान लो कोई ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अब वो चीज मुझे समराइज करनी है किसी को या मुझे बताना है, तो इनमें से क्या ऐसा ऑप्शन है जो मैं
फॉलो करूँगी। तो आप फटाफट से चारों ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके पढ़िए, देन हम बात करेंगे इसके आंसर की, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि हम वहाँ माइंड मैपिंग प्रोग्राम करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बहुत टॉपिक था, उसका मैं माइंड मैपिंग करा सकती हूँ, जहाँ पे थॉट्स और आइडियाज जो है वो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे आपको पता है फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। जैसे मान लो मुझे इंडिया के बारे में फ्लो चार्ट बनाना है। अब एक इंडिया टॉपिक है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, इतनी सारी चीज़ें इंडिया के बारे में। अब मैं इंडिया के बारे में जनरल बताना चाहती हूँ, तो मैं इंडिया के फूड के बारे में स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं इंडिया के कल्चर के बारे में स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है अलग अलग जो राज्य हैं उनके बारे में बता सकती हूँ, मैं उनकी ड्रेस के बारे में बता सकती हूँ, डांस फॉर्म्स के बारे में बता सकती हूँ। फिर उसके बाद फूड में भी कौन कौन से फूड होते हैं, फिर कल्चर में भी कौन कौन से हमारे धर्म हैं, या मैं बोलूँ भाषा में भी कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो इस तरह से हम माइंड मैपिंग करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम माइंड मैपिंग करते हैं और आइडियाज को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज को हम तोड़ तोड़ के दिखाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप माइंड मैपिंग उनको करवा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। अब ये फटाफट से इसको पढ़ लो आप लोग वीडियो को पॉज करके, उसके बाद इसका आंसर करना है, ठीक है। जितना आप अच्छे से पढ़ोगे, आप जितनी फास्ट पढ़ोगे, आप देख रहे हो ना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो और डिफिकल्ट हो जाता है टाइम को मैनेज करना। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग एनीथिंग, ओके। सो दिया हुआ है कि स्टूडेंट रोट अ पैराग्राफ ऑन न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अब एक बच्चे ने एक पैराग्राफ लिखा न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। अब इस पैराग्राफ में उसने बताया कि फॉर न्यू ईयर्स डे माय फैमिली एंड आई इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स फॉर मिडनाइट काउंटडाउन। अब ये पूरा जो उसने क्या क्या किया, क्या डेकोरेशन किया, क्या क्या उसके पेरेंट्स के साथ उन्होंने हाउस को डेकोरेट किया, वो सब वो बता रहा है। यानी कि एक रिपोर्ट लिख रहा है, कहने का मतलब है कि न्यू ईयर मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। अब आपको बताना है कि व्हाट स्टेप ऑफ पैराग्राफ राइटिंग शुड यू आस्क द स्टूडेंट टू मोस्ट फोकस ऑन नाउ। अब कोई बच्चा आपको ये पैराग्राफ लिख करके लेके आया, तो आप यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे फोकस करने को आप उसको कहोगे। आप उसको एडिटिंग आइडेटिंग में कहोगे। अब पता नहीं है आइडेटिंग लिखा है कि एडिटिंग लिखा है, आई डोंट नो। स्ट्रक्चरिंग बोलोगे आप उसको, ड्राफ्ट करने को बोलोगे, या आप उसको एडिट करने को बोलोगे। तो ड्राफ्ट क्या होता है कि ड्राफ्ट का सिंपली मतलब होता है कि जो भी आपका आइडिया है आप उसको लिख देते हो, ठीक है, आप उसको राइट डाउन करते हो, वो ड्राफ्ट होता है। तो यहाँ हम ड्राफ्टिंग का नहीं बोलेंगे, ना हम उसको स्ट्रक्चर का बोलेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी सेंटेंसेस लिख चुका है ना। सेंटेंसेस गलत उसने नहीं लिखे, लेकिन हाँ उसको एडिटिंग करने को हम जरूर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कहीं कहीं आप देख रहे हो जैसे वी में कैपिटल लेटर नहीं लिखा वो, यानी कि उसको यहाँ पे वी बड़ा लिखना चाहिए फुल स्टॉप के बाद। तो इस तरह से आप उसको एडिटिंग करने की जो है सलाह दे सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एडिटिंग। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस जिसको हम प्रूफ रीडिंग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इसका दूसरा नाम कई बार आ जाता है, तो याद रखना इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीड करना, एडिट करना, ठीक है, राइटिंग का प्रोसेस है। सो गाइज यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस अब होते हैं कंप्लीट। आई होप कि आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स। एंड अगर आपको एप्लीकेशन पे पेड कोर्स ज्वाइन करना है सीटेट इंग्लिश के लिए, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन पेड कोर्स जो कि 1 ईयर के लिए है, बहुत ही कम अमाउंट में। तो सबका लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट में, जाके चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।